हेलो फ्रेंड्स, चलिए शिक्षण अभिरुचि की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। काफी दिनों से वीडियो आई नहीं है। चलिए देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो 3-4 क्वेश्चन को कवर करेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को किस तरह का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, मतलब अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का, चाइल्ड साइकोलॉजी का, शिक्षा संहिता का, या ऑप्शन डी बोला जा रहा है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। ये क्वेश्चन है। अब देखो, क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को लगेगा कि टीचर बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पढ़ाना आना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज है तो आप पढ़ा लोगे, लेकिन बच्चा कैसे बिहेव करेगा, ये बाल मनोविज्ञान में पढ़ा जाता है। आप जब बीएड करने जाओगे तो आपका 2 साल केवल बाल मनोविज्ञान ही पढ़ना है। 2 साल में कुछ महीने तो आपको स्कूल में पढ़ाने जाना है, उसको छोड़ के आप पूरे बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी को ही पढ़ोगे। अभी जो वर्ड है ना मनोविज्ञान, इसको हम लोग अगर स्प्लिट करें, तोड़ें, तो ये इस प्रकार आपको दिखाई देगा, मन का विज्ञान। तो किसके मन का विज्ञान? बच्चों के मन का विज्ञान। बच्चों के मन में क्या चल रहा है, मन मतलब बिहेवियर, बच्चे को बिहेवियर का स्टडी ही मनोविज्ञान है। इसको ध्यान से याद रखे रहना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इनिशियली सबसे जब पहले, बहुत पहले बोला जाता था आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, फिर ये मन का अध्ययन हुआ। अब व्यवहार में, अभी अभी वर्तमान में हम क्या पढ़ते हैं? व्यवहार का अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखना। व्यवहार का मतलब बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान। बच्चा किस तरह से बिहेव करता है क्लास में। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे, जो बच्चे होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, विविध होते हैं, मतलब उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। भिन्नताएं का मतलब हो जाएगा, हर जो बच्चे हैं ना, एक जैसे नहीं होते। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे पढ़ाई में ब्रिलियंट होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई में ब्रिलियंट नहीं होते तो स्पोर्ट्स में ब्रिलियंट होते हैं। कुछ बच्चे झगड़ालू होते हैं, कुछ बच्चे शांत व्यवहार के होते हैं, मतलब वो शांत रहते हैं ना, क्लास में किसी से बात करेंगे, है ना। तो इस तरह से बच्चे क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो बच्चों का बिहेवियर अलग अलग है। इसलिए जो टीचर को किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्यापक, अध्यापन मतलब अपने सब्जेक्ट का नॉलेज तो होना ही चाहिए, उसके अलावा बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं इसका भी नॉलेज होना चाहिए। हमने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद आपने, कुछ लोग पीजी भी कर लिए होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपको अपने सब्जेक्ट पे तो बहुत नॉलेज आ गया है। कोई मैथ से किया होगा एमएससी मान लो, तो सब्जेक्ट का नॉलेज तो उसको है, डेफिनेटली सब्जेक्ट का नॉलेज है, वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकता है। तो स्कूल के स्टूडेंट को पढ़ाने में दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन बच्चे का बिहेवियर कैसा है ये बीएड में आप सीखोगे। इसलिए शिक्षक को दोनों का ज्ञान होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज प्लस बिहेवियर नॉलेज। ओके, सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? अब इसको थोड़ा सोचो। ऑप्शन ए बोला जा रहा है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। ऑप्शन बी बोला जा रहा है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन सी बोला जा रहा है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। बाल विज्ञान, मनोविज्ञान का मतलब हम लोग साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, किसका? बच्चों का, सोसाइटी का, बच्चों के आसपास के एनवायरनमेंट का। ये बाल मनोविज्ञान हो जाएगा, जो आपको बीएड में पढ़ना है 2 साल। अब आप थोड़ा सोचो इसको कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर इसमें से सर्वोत्तम कथन कौन सा है, ठीक है, बेस्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। इस लाइन को हमेशा जब भी आपको दिखे ऐसा लाइन तो काट लेना एग्जाम में। 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे। अगर ऑप्शन कभी भी दिखाई दे रहा है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं तो काट देना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है व्यक्तिक विभिन्नताएं। हर एक बच्चे में आपस में एक दूसरे से वो क्या है? विभिन्न है, विभिन्नताएं पाई जाती है। मतलब हर बच्चे एक जैसे नहीं होते, सिंपल सी बात। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हर एक बच्चे का बिहेवियर अलग अलग होता है, तो सारे बच्चे एक जैसे तो हो नहीं सकते, ये कट हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कि सही है। कुछ बच्चे नहीं होते, प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होता है, तो ये भी गलत हो रहा है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी सही है कि हिसाब से कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। अब ऑप्शन बी और डी में जो बेस्ट होगा, दैट इज वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ बच्चे, मतलब यहाँ पर लिखा है प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होते हैं, हर एक बच्चा स्पेशल है,
हर एक बच्चा क्या है, स्पेशल है, ऑब्वियसली हर एक बच्चा स्पेशल है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे। तो जो ऑप्शन बी है वो बहुत स्ट्रांग है। तो इस लाइन को याद रखे रहना कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आपको एलिमिनेट करना है। एग्जाम में याद रखना ये जो 30 क्वेश्चन पेडागॉगी के, पेडागॉगी नहीं, क्या था ये, इंटरेस्ट, चाइल्ड इंटरेस्ट, इसके 30 क्वेश्चन को आपको मैनेज करना है। जैसे देखिए अभी एक क्वेश्चन है, ये तो फैक्चुअल है, अब ये पता होगा तभी कर पाओगे। इसे पूछा जा रहा है कि बच्चे का आईक्यू, आईक्यू जो है वो 90 से 110 के बीच है, 90 से 110 के बीच है। तो बच्चा क्या होगा, सामान्य बुद्धि का होगा, प्रखर बुद्धि का होगा, उत्कृष्ट बुद्धि का होगा, या प्रतिभाशाली होगा। ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में भी आया था। अब देखो इसको थोड़ा सा याद बता दूं मैं आप लोग को। आईक्यू का एक फॉर्मूला होता है, वो यहां पर लिख देता हूं। आईक्यू, आप लोग आईक्यू सुने होंगे, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बोलते हैं इसको, हिंदी में बुद्धि लब्धि। इसका फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ये आईक्यू का फॉर्मूला होता है। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है आपका एक्चुअल एज, मतलब वास्तविक आय क्या है, वास्तविक आय नहीं, वास्तविक उम्र या एज बोलेंगे इसको। और मेंटल एज का मतलब हो रहा है आप बिहेवियर करके, जैसे आप बिहेव करते हो उसके अनुसार आपका एज कितना है, दैट इज मेंटल एज। अब इसको समझाता हूं एग्जांपल में। जैसे कोई बच्चा है, ध्यान समझना मेरी बात, कोई बच्चा है, उसका वास्तविक जो आयु है, उम्र है, एज है, वो सपोज 10 साल का है, 10 साल का है, लेकिन वो बिहेव करता है 12 साल के बच्चे जैसा। मतलब जो क्वेश्चन 12 साल के बच्चा सॉल्व कर सकता है वो क्वेश्चन ये 10 साल का बच्चा कर दे रहा है। तो उसका जो मेंटल एज है, जो मेंटल एज है मतलब उसकी जो मानसिक आयु है वो 12 वर्ष के बराबर है। समझ पा रहे हो? तो ये मेंटल एज हो जाएगा। तो मतलब ये थोड़ा ब्रिलियंट की तरफ जाएगा कि उसका मानसिक जो आयु है वो एक नॉर्मल बच्चे से ज्यादा स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल वो जो थ्री इडियट एक मूवी थी, उसमें आप लोग देखे होंगे कि आमिर खान जो है वो छोटे क्लास का रहता है, लेकिन वो बड़े क्लास के बच्चे का मैथ सॉल्व करते रहता है। आई थिंक 10th क्लास के मैथ्स का सॉल्व करते रहता है वो। तो उसका जो दिमाग है, मेंटल एज है, वो 10वीं क्लास के बच्चे के बराबर है, लेकिन उसकी जो वास्तविक वर्तमान आयु है वो 6वीं क्लास की थी। समझ पा रहे हो? इसको ही बोलते हैं आईक्यू। और ये हो गया आईक्यू का फॉर्मूला, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज या वास्तविक आयु इनटू 100, ये फॉर्मूला है। और जिसका आईक्यू 90 से 110 के मध्य आ रहा है वो एक्चुअल में क्या होता है, सामान्य बुद्धि का होता है। इसको याद रखे रहना, सामान्य बुद्धि। अगर मेंटल एज 110 से ऊपर जा रहा है तो उसके अलग अलग नाम है, जैसे मैं आपको बता देता हूं। 140 से ऊपर अगर है तो उसको बोलते हैं जीनियस। ये याद रखे रहना, ये एग्जाम में आया हुआ है। बच्चा कैसा है, जीनियस, अगर 140 से ऊपर है। ओके, अगर 140 से ऊपर है तो वो क्या कहलाएगा, जीनियस कहलाएगा। अगर बच्चे का आईक्यू जो है 120 से 140 के बीच है तो वो कहलाएगा वेरी सुपीरियर कहलाएगा। ठीक है, सुपीरियर। अब इसमें इंग्लिश में याद रखेगा ना, क्योंकि मेरे पास हिंदी में कोई डेटा नहीं है। सुपीरियर। अगर वही ये 90 से 110 के बीच में है तो वो नॉर्मल हो जाओ। समझ रहे हो उसको? वैसे अगर 120 से 140 है ना तो वेरी लगा देना, वेरी सुपीरियर, वेरी सुपीरियर। और 110 से 120 है तब के केस में होता है सुपीरियर इंटेलिजेंस, सुपीरियर इंटेलिजेंस। और बाकी 90 से 110 तो सामान्य हो जाएगा। 70 से अगर बिलो हो जाता है, 70 से भी नीचे है, तब वो मंद बुद्धि कहलाएगा। ठीक है, बाकी टेबल तो काफी चौड़ा सा है, मतलब और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये सब आप बीएड में सीखोगे। अभी के लिए इतना ही है, ये जान लो। चलिए, अब ये क्वेश्चन एक आपके लिए है, इसको कमेंट करके मुझे बताना आंसर में कि सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है, नियमित गृह कार्य देता है, कठोर अनुशासन रखता है, छात्रों के प्रगति के प्रति सजग रहता है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देख लो, इसको कमेंट करके बताना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक जो
अच्छा टीचर है वो क्या करेगा, प्रतियोगिता की भावना को बढ़ाएगा, सहयोग की भावना को बढ़ाएगा, प्रतिद्वंदिता को बढ़ाएगा। प्रतिद्वंदिता का मतलब होता है कंपटीशन, कंपटीशन को बढ़ाएगा, या तटस्थता की भावना को बढ़ाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करने, इसमें आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। स्टूडेंट के बीच प्रतियोगिता को बढ़ाएगा, या प्रतिद्वंदिता को बढ़ाएगा, या तटस्थ रहेगा। तो जो बेस्ट आंसर लग रहा है ना वो सहयोग लग रहा है, कि वो सहयोग की भावना को बढ़ाएगा। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य, मतलब दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ये हो गया, एक स्टूडेंट ये हो गया, दोनों के बीच एक दूसरे के बीच क्या बढ़ा रहा है, सहयोग। मतलब ये स्टूडेंट इसकी सहयोग कर दे, ये स्टूडेंट इसकी सहयोग कर दे, तो आपस में भाईचारा बने रहेगा। तो इसमें सबसे जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, सहयोग। अगर वो कंपटीशन, प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता की भावना को डेवलप करेगा टीचर ना, तो आपस में एक दूसरे, ये स्टूडेंट इस स्टूडेंट से लड़ाई करेगा, एक दूसरे से जलेगा, कंपटीशन रहेगा। मतलब कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन का जो भावना है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपस में आप जल रहे हो। जैसे स्कूल्स में और कॉलेज में नॉर्मली क्या होता है, जो टॉपर होते हैं जिनके मार्क्स 100 में 95 96 आते हैं, ठीक है, 100 में 95 96 आते हैं परसेंट में, और एक दो स्टूडेंट होते हैं जो जिनके मार्क्स 75 80 के आसपास आते हैं। तो ये दो स्टूडेंट के बीच में आपस में हमेशा कंपटीशन बने रहता है। ठीक है, ये जो जो टॉपर है ना वो यही सोचते रहता है कि कैसे इससे हमेशा आगे रहूं। मतलब ये जो 80 नंबर जो पा रहा है वो स्टूडेंट से मुझे आगे ही बने रहना है। तो उनके बीच एक कंपटीशन, एक अलग सा भाव डेवलप हो गया होता है। ठीक है, वो अपना नोट्स शेयर नहीं करेंगे, वो एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तो उनके बीच ये सहयोग वाला जो भावना है ना वो डेवलप नहीं है। मतलब ये मान के चलो, तो टीचर को क्या करना चाहिए बचपन से ही, मतलब क्लास 1 से ही ये जो सहयोग वाली भावना है इसको डेवलप करना चाहिए, न कि प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता की भावना को। चलिए, अब शिक्षा हो गई है शिक्षक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, मित्र केंद्रित, बाल केंद्रित। जो पहले शिक्षा थी ना वो शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षक अपने को ध्यान में रख के पढ़ाता था, मतलब अपने को सेंटर में रख के, केंद्र में रख के। लेकिन अभी जो वर्तमान में है वो बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड टीचर। ये याद रखना, चाइल्ड सेंटर्ड, ये आपके एग्जाम में आएगा ही, चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब होता है कि अब हम लोग बच्चों को ध्यान में रख के सब्जेक्ट में कंटेंट बनाएंगे, सिलेबस का डिजाइन करेंगे, पुस्तक, पाठ्य पुस्तक को डिजाइन करेंगे बच्चों को ध्यान में रख के। अब बच्चों को कार्टून पसंद है तो बच्चों के पाठ्य पुस्तक में कार्टून डाल देंगे हम। ठीक है, बच्चों को इंटरेस्ट अगर ऑडियो वीडियो के थ्रू है तो हम लोग क्लास में वीडियो के माध्यम से उनको सिखाएंगे। जिस तरह से बच्चों का इंटरेस्ट है तो हम लोग ऐसा पाठ्यक्रम को इस तरह से डिजाइन करेंगे ना कि बाल केंद्रित हो, मतलब बच्चों को ध्यान में रख के हम डिजाइन करेंगे ताकि बच्चों को मजा आए पढ़ने में, वो क्लास बोरिंग ना हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। मानसिक विकास को परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। अगर इसको ध्यान से देखें, जो मानसिक विकास है किसी बच्चे का या किसी भी पर्सन का, जो मानसिक विकास है वो डेफिनेटली परिवार के वातावरण पर डिपेंड करता है। यहां पर नहीं पूछा गया है, ठीक है, आपसे नहीं पूछा जा रहा है। तो परिवार के वातावरण पर डिपेंड करेगा। अगर परिवार में अशांति है तो बच्चे के मन भी अशांत रहेगा। अगर परिवार में मम्मी पापा लड़ रहे हैं तो बच्चे का जो विकास है वो डेफिनेटली नेगेटिव साइड जाएगा। ठीक है, तो परिवार का वातावरण हमेशा इन्फ्लुएंस करेगा। यहाँ भी परिवार की सामाजिक स्थिति है, परिवार का जो सोशल स्टेटस कैसा है ये बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो पिछड़े वर्ग से बिलोंग करता है, कि वो ऐसे जगह से बिलोंग करता है जहां पर झुग्गी झोपड़ी है। ठीक है, वहां का माहौल अलग रहेगा, वहां पर अधिकतर लोग अल्कोहल कंजप्शन करके बैठे रहेंगे, है ना। इस तरह से उनका जो सामाजिक स्थिति वो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेगा। सिमिलरली परिवार की आर्थिक स्थिति भी मानसिक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर गरीब है बच्चे का पेरेंट्स, जो गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो उसका डेवलपमेंट एक अलग तरीके से होगा। और जो रीच फैमिली से बिलोंग कर रहा है उसका डेवलपमेंट एक अलग तरीके से होगा। तो ये जो तीन कारक है, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस, या परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन, ये हमेशा इन्फ्लुएंस करेगा। धार्मिक वातावरण भी डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन ये जो तीन है ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धार्मिक वातावरण। धार्मिक वातावरण भी इन्फ्लुएंस करता है, ओके, ये भी इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन ऑप्शन ए, सी और डी के कंपैरिजन में ऑप्शन बी कम इन्फ्लुएंस या प्रभावित करता है। दैट इज व्हाई
इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? ठीक है, सोशल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो साइकोलॉजी में? साइकोलॉजी में सोशल डेवलपमेंट से क्या समझते हो? ऑप्शन ए है समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना, ऑप्शन बी है दूसरों के साथ अच्छे संबंध विकास करना, ऑप्शन सी है सामाजिक समूह बनाना, ऑप्शन डी है ऑल। ठीक, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या लगाएंगे? सब तो लग रहा है सही है ऑप्शन डी, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन डी नहीं है। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, अगर ध्यान से पढ़ें तो अगर सामाजिक विकास की बात किया जाए, सामाजिक विकास का मतलब हो रहा है कि आप सोशल में, मतलब समाज में आप किस तरह से बिहेव करते हो, कि आप समाज में घुले मिले हो कि नहीं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ लोग होते हैं जो सोसाइटी में बहुत घुले मिले होते हैं, अगर वो गली मोहल्ले से गुजरते हैं तो कई लोग उसे राम राम नमस्ते करके निकलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सोसाइटी में किसी से बात ही नहीं करते। वो अगर वो गली में निकलेंगे भी ना तो कोई उनसे बात नहीं करेगा। ठीक, वो चुपचाप निकलेंगे और चुपचाप वापस आ जाएंगे। तो सोसाइटी में किस तरह से उसका विकास हुआ है, ये इसका क्वेश्चन है। तो समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सोसाइटी में अगर किसी का प्रतिष्ठित स्थान नहीं है, मतलब वो फेमस नहीं है, फिर भी उसका सोशल डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नाई है, गांव का एग्जांपल ले लेता हूँ, नाई, कोई नाई है बाल काटने वाला, उसका सोसाइटी में कोई प्रतिष्ठित स्थान थोड़ी होता है, कोई फेमस पर्सनालिटी तो है नहीं, वो नॉर्मल सा नौकरी करता है, नॉर्मल सा बाल काटने का, है ना। लेकिन समाज में सब उसको राम राम बोलेंगे या सबको नमस्ते करते हुए निकलेगा। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन तो नहीं होगा उस हिसाब से। दूसरा ऑप्शन बोला जा रहा है दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास, ये सही है। सामाजिक समूह बनाना भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन इन तीनों में जो सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी में क्या बोला जा रहा है, अगर एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान से एक अच्छा तरह के संबंध बना लेता है तो उसका सोशल डेवलपमेंट क्या है, बहुत अच्छा हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैं आज सपोज मैं गया दिल्ली गया, दिल्ली में किसी एक सोसाइटी में रोहिणी विहार है, अगर उस रोहिणी विहार में मैं जाके रहा, फर्स्ट डे में गया और दूसरे दिन मेरे अच्छे 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 दोस्त बन गए वहां पर, तीसरे हफ्ते भर बाद तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए, मतलब मैं उनके घर जाके खाना भी खा ले रहा हूँ। तो मेरा क्या है, सामाजिक विकास बहुत अच्छे से हुआ है, सोशल जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा है, मैं सोसाइटी से घुल मिल जाता हूँ, 4 दिन में ही दोस्त बना लेता हूँ। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अगर 1 साल भी रहेंगे तो भी कॉलोनी के लोग उसको जानेंगे नहीं, गांव में लोग उनको जान नहीं रहे हैं, तो उसका जो सोशल डेवलपमेंट है वो अच्छा नहीं हुआ है। समझ पा रहे हो? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरों के साथ अच्छे संबंध विकास कर लेना, ये सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? बहुभाषी का मतलब होता है मल्टीलिंगुअल। क्लास में आप देखोगे, जैसे किसी स्कूल में पढ़ाने, अगर बीएड में आप जाओगे, बीएड के दौरान तो देखना कोई बच्चा हो सकता है पंजाबी निकले, मतलब उस तो उसके घर में हो सकता है पंजाबी लैंग्वेज बोलते हो, कोई बच्चे होंगे छत्तीसगढ़ी बोलते होंगे उनके पेरेंट्स, कोई बच्चे ऐसे होंगे जो मराठी से होंगे, मतलब महाराष्ट्र के साइड्स के होंगे तो उनके पेरेंट्स मराठी बोलते होंगे। तो कक्षा क्या होगा, कक्षा का माहौल बहुभाषी होता है। ठीक है, तो इसको शिक्षक को कैसा लेना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, जो मल्टीलिंगुअल होता है ना, उसको हमको संसाधन के रूप में लेना है, उसको समस्या नहीं मानना है, बाधा नहीं मानना है, परेशानी नहीं मानना है। अगर आप तीनों ऑप्शन को देखते हो, समस्या, बाधा और परेशानी, ये एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम ही है। सिनोनिम का मतलब होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, समानार्थी शब्द है। समस्या, बाधा, परेशानी, अगर समस्या सही है तो बाधा भी सही होगा, परेशानी भी सही होगा, तो डेफिनेटली ये तीनों नहीं हो सकते। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा संसाधन। मल्टीलिंगुअल को हमको कैसा टीचर को कैसा देखना चाहिए, एक संसाधन के रूप में, एक रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को, समूह में, जैसे मैंने ग्रुप बना दिया, समूह का मतलब क्या होगा, ग्रुप बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, अब ग्रुप में कुछ बच्चे सीख रहे हैं, इस ग्रुप में 4 बच्चे और डाल दिया और आपस में एक दूसरे से सीख रहे हैं वो। और सहभागिता का मतलब एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, जैसे अभी क्वेश्चन किए थे ना, सहयोग का विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, देन डेवलप कंपटीशन। तो सहयोग और समूह द्वारा सीखने के अभ्यास को टीचर को क्या करना चाहिए,
निरुत्साहित करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्करेज तो बिल्कुल नहीं आएगा, इनकरेज ही आएगा। ठीक है, अनदेखा भी नहीं होगा। सो टीचर को क्या करना चाहिए? इनकरेज करना चाहिए, ग्रुप लर्निंग, ये आप लोग बीएड में पढ़ोगे अभी। चलिए एक अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे, विविध प्रकार के कार्यों और परीक्षण देंगे, परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार समझ लो, फिर मैं इसका आंसर बता देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं। अब देखो, हमने पहले ही पढ़ा है कि बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे जो होते हैं वो जल्दी से सीख लेते हैं, कुछ बच्चे को 3 बार सिखाओगे तो सीखेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 10 बार सिखाने के बाद वो सीखते हैं। तो हर एक बच्चे अलग अलग तरीके से सीखेंगे। ठीक है, इसलिए बोला गया है विविध शैली, विविध शैली। अब उनका आकलन करना है, आकलन मतलब एग्जाम लेना है, आपको आकलित करना है कि कौन बच्चा को कितना मार्क्स मिल रहा है। आकलन का मतलब यही होगा। वैसे आकलन का बहुत बड़ा मीनिंग है, सिर्फ यही नहीं है। आकलन और मूल्यांकन दो आप लोग बीएड में पढ़ोगे, एग्जाम में डेफिनेटली आपके बीएड में आता है, बीएड के एग्जाम में आएगा। आकलन और मूल्यांकन में अंतर। आकलन का मतलब होता है असेसमेंट, और मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्य का अंकन, मतलब हो जाएगा वो, अब याद नहीं आ रहा मेरे को। चलिए इसको देखिए, ऑप्शन ये बोल रहा है कि समान अनुदेश देंगे, सबको एक जैसा अनुदेश देंगे, उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। अब जब बच्चे विविध शैली के हैं, विविध शैली के हैं, तो उनको आप एक समान अनुदेश तो नहीं दे सकते। जो बच्चा बहुत ब्रिलियंट है उसको थोड़ा टफ क्वेश्चन दिया जाएगा, जो क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का उसको मॉडरेट देंगे। कुछ बच्चे जो मंद बुद्धि के होंगे, क्योंकि अभी आप लोग इंक्लूसिव एजुकेशन भी पढ़ोगे। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा जगह जहां पर मंद बुद्धि के बच्चे भी पढ़ते हैं, जहां पर हैंडीकैप जो बच्चे हैं वो भी पढ़ते हैं, जहां पर ब्रिलियंट बच्चे भी पढ़ते हैं, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। तो उस क्लासरूम में तो आप समान अनुदेश नहीं दे सकते ना, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखा जा रहा है, कार्यों और परीक्षणों को एक समान सेट करेंगे। एक समान हमको सेट नहीं करना है। ऑप्शन सी, विविध प्रकार के कार्यों और परीक्षण देंगे। वही विविध, विविध वाला सही होगा, जिस तरह से बच्चे का विकास हुआ है उस प्रकार से हम उसका परीक्षण करेंगे। तो ऑप्शन बी ज्यादा सही, ऑप्शन सी सही है। परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे। अब जो बच्चे हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, जो विकलांग है, उनको एक समान समय थोड़ी देंगे। जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं उनको एक समान समय थोड़ी देंगे। ठीक, तो ये भी सही नहीं होगा। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि विविध शैली है तो एक समान और एक समान तो हो ही नहीं सकता। ठीक, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा मदर टंग में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि ये चीज याद रख लेना, एक चीज याद रखना, इसको रट लेना कि प्राथमिक स्तर पे, प्राइमरी क्लास में, प्राइमरी क्लास का मतलब होता है पहली से पांचवी, प्राइमरी क्लास में मदर टंग में ही, मातृभाषा में ही शिक्षा देना है। याद रखना इस चीज को, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इसको लगाना। अब बोला जा रहा है ऐसा क्यों? प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा में ही शिक्षा देना बेहतर है, ऐसा क्यों? बच्चों में आत्मविश्वास विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर हम लोग उसके मातृभाषा में सिखाएंगे तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। जैसे मान लो कोई बच्चा गांव से आया या हिंदी मीडियम वाले पट्टी से आया है, अब इंग्लिश में टीचर एकदम रोल मार रही है, हिंदी तो बोल ही नहीं रही है पहली दूसरी क्लास के बच्चे के साथ, तो बच्चों को इंफीरियर फील होगा ना, कि समझ में तो आ नहीं रहा है, उसका आत्मविश्वास क्या है, मोरल पूरा डाउन हो जाएगा। तो एकदम सही आंसर है ऑप्शन बी है, अधिगम। अधिगम मतलब लर्निंग होता है, सीखना। अधिगम को लिख लो, सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। सीखने को सरल बनाएगा, एकदम सही बोला जा रहा है। बौद्धिक विकास, डेफिनेटली अगर बच्चा सीखेगा तो मेंटल डेवलपमेंट तो करेगा। ऑप्शन डी बोला जा रहा है, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें बेस्ट आंसर क्या है? सोचो जरा, सोचो आप लोग, चारों की चारों आंसर सही है। अगर ऑप्शन ई होता, मान लो ऑप्शन ई होता और लिखा होता कि ऑल करेक्ट, तो ऑल करेक्ट वाला आंसर सही हो जाता, लेकिन ऑल करेक्ट वाला ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्राकृतिक वातावरण।
मतलब प्राकृतिक वातावरण कैसे हो गया, जिस वातावरण में बच्चे रहता है वो उसका प्राकृतिक वातावरण है। तो घर से वो आया है ना बच्चा, तो बच्चे का पूरा विकास कहाँ होता है, घर में। ये याद रखना, प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ होता है, बच्चे का घर में होता है। घर से बच्चा बहुत कुछ सीख के आता है। तो उसका प्राकृतिक वातावरण कैसा है, उसकी मातृभाषा। तो मातृभाषा में या प्राकृतिक वातावरण में बच्चे को सीखने में सहायता मिलेगा, बहुत ज्यादा है। अगर ये ऑप्शन को आप लगाते हो तो ऑप्शन एक ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक, मतलब जो ऑप्शन डी है वो तीनों, बाकी तीनों ऑप्शन को कंटेन किया हुआ है। ठीक, सो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन आप लोग से नहीं बना वो कमेंट करना। बाकी एक क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर कमेंट करके बताना।